हेलो गाइस, दिस इज श्रीयम सिद्धांत। और आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टर्म को जिसका नाम है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो कि काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है बच्चों इसको, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या कहता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम, क्या होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ एक लाइन में। तो कह सकते हैं इट इज़ द वॉल्यूम occupied by one equivalent of any gas। तो किसी भी गैस का वन इक्विवेलेंट अगर लिया जाए और उसके जो वॉल्यूम होंगे ना बच्चों, वही हो जाएंगे इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ द गैस। सिंपल। अब यहाँ पे ये वन इक्विवेलेंट है, तो वन इक्विवेलेंट को अगर हम लोग मोल में कन्वर्ट कर दें तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं वन इक्विवेलेंट को मैं मोल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो ध्यान ध्यान से। तो हमें पता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है इट इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। ये होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मुझे पता है, चूंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मुझे वन लेना है, वन इक्विवेलेंट लेना है, तो दिस इज वन, देन दिस कुड बी एन एफ इंटू नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, वन बाय एन एफ। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मैं फिर से एक बात डिफाइन कर सकता हूँ कि वन बाय एन एफ मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे हम लोग इक्विवेलेंट वॉल्यूम कह देंगे। फिर से बोलता हूँ मैं, वन बाय एन एफ मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे हम लोग इक्विवेलेंट वॉल्यूम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक स्टेटमेंट कह रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन बाय एन एफ मोल, वन बाय एन एफ मोल ऑफ गैस is called equivalent volume। इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब थोड़ा ये डेफिनेशन थोड़ा सा पहले से आसान हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वन इक्विवेलेंट को मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आसान है डेफिनेशन। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एनी गैस, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में। जब मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में कि फॉर आइडियल गैस हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिख सकते हैं। और जनरली जो गैस दिया जाता है क्वेश्चन में वो आइडियल नेचर का ही कंसीडर करना होता है उसको। और पी वी और एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन इज द नंबर ऑफ मोल, पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, आर इज द मोलर गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। ये सारी बातें मैंने पढ़ा रखी है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में। अगर इसमें दिक्कत है तो आप मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जाकर देख लें। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने इसको डिस्कस किया है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आपको ये वीडियो दिख जाएगा, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो इसको मैंने डिस्कस किया है, मोल कॉन्सेप्ट। ये इसलिए जानना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू भी लेनी होती है, टी को टेम्परेचर में लेना होता है, वी को लीटर में लेना होता है, पी को एटमॉस्फेयर में लेना होता है। तो अगर किसी दूसरे यूनिट में वैल्यू दी जाती है तो उसको पहले एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ता है, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने वहाँ पर डिस्कस की है। अगर आप इनसे फैमिलियर नहीं है तो ये जरूर जाके देख लें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या छोटी छोटी बात वहाँ पर सीखने वाली है। तो अपनी बात करते हैं। अब यहाँ पे मोल अपने को पता है क्या, वन बाय एन एफ आर टी। तो अब मैं कह सकता हूं क्या कि वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी एन एफ। अब ये जो वॉल्यूम है ये कौन सा वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम,
ठीक है बच्चों, अब इसको याद रख सकते हैं आप, V इज इक्वल टू आर टी बाई पी एन एफ। तो V इज इक्वल टू आर टी बाई पी एन एफ, वेयर V इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रैंडम तो नहीं पूछा जाता है, इसमें जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो एसटीपी पे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कहूँ मैं कि बताइए अगर इसी चीज़ को एसटीपी पे दे दिया जाए, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी टेम्परेचर प्रेशर पे आपको दे दे, ये वैल्यू आप इस फॉर्मूला को आप यूज़ कर लें। बट अगर हम लोग कह दें इक्विवेलेंट वॉल्यूम एट एसटीपी मुझे निकालना हो तो क्या होगा? तो एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब होता है 1 एटीएम प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब इतने प्रेशर इतने टेम्परेचर पर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आपको तो फॉर्मूला पता ही है ना पहले से, V इज इक्वल टू, तो आप लगा दें, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R की जगह वैल्यू हो जाती है 0.0821, टेम्परेचर की जगह पे आ जाना है कैल्विन में, इसको बदल दें, दिस इज 273 कैल्विन, और प्रेशर दिया हुआ 1 एटीएम, तो प्रेशर तो एटीएम में ही लेना है, और एन फैक्टर आपको बस यहाँ पे रख देता हूँ मैं। ठीक है, अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ इट विल गिव 22.4, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू 22.4 बाय NF। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अगेन इक्विवेलेंट वॉल्यूम बट एट एसटीपी, यानी कि अगर आपको एसटीपी में निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, 22.4, ये आंसर आपका लीटर में आएगा, है ना बच्चों। दिस इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम एट एसटीपी। तो एसटीपी पे अगर आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना हो किसी भी सब्सटेंस का, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं 22/n फैक्टर। और रैंडम किसी टेम्परेचर प्रेशर पर अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द फॉर्मूला इज़ वेरी स्ट्रेट, वेरी इजी। अब आपको दिया गया है, अब क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसको फिर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। इन सबका अलग अलग आपको क्या निकालना है, सबका इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, सबका अलग अलग वॉल्यूम आपको निकालना है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर H2। तो जैसे कि मुझे पता है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट एसटीपी, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, एट एसटीपी निकालना है, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम एट एसटीपी हम लोगों को पता है क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है एट एसटीपी पे, ये फॉर्मूला होता है जो कि पीछे मैंने लिखा था, इतना लीटर होता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 22.4 डिवाइडेड बाय। अब क्वेश्चन उठता है H2 का n फैक्टर क्या होता है। अब देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जनरली n फैक्टर जो होता है वो तो हम लोग एलिमेंट कंपाउंड रेडिकल का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो H2 है तो कंपाउंड ही है यहाँ पे, तो अगर ये कंपाउंड है तो इसका n फैक्टर कैसे निकालना है। तो तुम लोग को जैसे मैंने बताया था, याद करो पीछे के वीडियोस में, कि n फैक्टर जो होता है वो टोटल चार्ज आइदर ऑन केटायन और एनायन होता है, लेकिन इस कंपाउंड में तो कोई केटायन एनायन नहीं है, तो इसमें किस तरह से निकालेंगे। तो होता क्या बच्चों, आपको एक मैं कंसिडरेशन दिखा रहा हूँ कि H2 गैस जो अगर रिएक्शन में अगर जाता है तो वह H+ में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, H2 गैस जब रिएक्शन में जाता है तो H+ में कन्वर्ट करता है, ये जनरल बात है। ठीक है, तो H+ में वो कन्वर्ट कर देता है, इन जनरल बता रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो अगर H2 है तो इससे 2 H प्लस बन जाएंगे, और इस 2 H प्लस के बनने में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया होगा। इसका मतलब इसके एक मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो 2 आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एन फैक्टर के लिए एक नई बात तुमको सिखा रहा हूं कि जब भी कोई रिएक्शन कोई दिया हो और उसमें आपको एन फैक्टर निकालना हो, तो जिस कंपाउंड का एन फैक्टर आपको निकालना हो, आपको बस देखना है कि उसके एक मॉलिक्यूल से कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, बस। तो हम लोग कह सकते हैं, एक एन फैक्टर की एक नई बात तुम लोगों को सिखा रहा हूं, वो याद रखिएगा। एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो जनरली सब्सटेंस यहाँ पे कंपाउंड होगा क्योंकि मॉलिक्यूल ले लिया है। अगर यहाँ पे सब्सटेंस आपका एटम एलिमेंट होगा तो आप एटम ले सकते हो। तो वन मॉलिक्यूल से आप याद रखिएगा कि एक मॉलिक्यूल जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करेगा तो वही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। तो हमने देखा कि इसका एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका एन फैक्टर 2 होगा, तो 22.4/2 एंड दिस इज 11.2 लीटर। यही पे ट्विस्ट है, बस यहीं पे ध्यान रखने वाली बात थी। यहीं पे क्या होता है ना कि क्लियरेंस नहीं होता है बच्चों को, और लोग को समझ में नहीं आता कि 2 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का जनरल लोग बोलते हैं सर हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है। तो मैंने बोला जरूर 1 होती है। वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से लॉस गेन कर रहे हैं या कितने एटम्स वो कंबाइन कर रहा है, उसके टर्म में अगर बात करें एटम के टर्म में। तो लेकिन अगर इसी वैलेंसी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करूं, तो एक मोल के रिस्पेक्ट में कितना मोल जा रहा है, या फिर एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो लिटरली आपको बस एक ही बात याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा वही उसका एन फैक्टर कहला जाएगा। और हाइड्रोजन बेसिकली H प्लस में कन्वर्ट करवाते हैं हम लोग, चाहे H प्लस करा लो या हाइड्राइड बना लो, H माइनस भी बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ भी एक ही होगा। तो वहाँ भी एक H जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो भी एक मोल के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का ही गेन होगा। तो हाइड्रोजन चाहे हाइड्राइड बनवा लो या फिर हाइड्रोजन आयन बनवा लो, इसके हर हाल में एन फैक्टर 2 ही आने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे आप कॉन्फिडेंशियली आप क्या कर सकते हो, एन फैक्टर 2 लगा सकते हो, क्योंकि एन फैक्टर ऑफ H2 क्या हो जाता है, वो 2 होता है। ये याद रखने वाली बात है। चलिए, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या हो गया H2 का, 11.2 लीटर। अब बारी है किसकी, अब बारी है ऑक्सीजन की। यहीं पे ट्विस्ट है, बस यहीं पे ध्यान रखना है कि एन फैक्टर जो सिखा रहा हूं नई बात, एन फैक्टर में बस ये याद रखना है कि उसके एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। सो सिंपल, ठीक है। अब चल लो, फिर इसमें यही फॉर्मूला लगेगा 22.4/NF, क्योंकि अपने को निकालना किस में है, STP पे, तो अब NF निकाल लें। तो O2 जनरली क्या होता है, O2 के जो मैक्सिमम प्रोडक्ट होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि O-2, और 2 ऑक्सीजन है तो 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब O2 को अगर 2O- में कन्वर्ट करना है तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। जिस तरह से इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, यहाँ पे इसने 4 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, गेन किया है। तो इसके एक मॉलिक्यूल ने 4 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो एन फैक्टर है O2 का, एन फैक्टर ऑफ O2 इज इक्वल टू 4। तो जनरली लोग जानते हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, तो हाँ भाई सही है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 है, तो 2 ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलेट करना है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के लिए हिसाब से मैं बात करूँ तो 4 आ रहे हैं एन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22.4/4 लीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 5.6 लीटर, 5.6 लीटर। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 इज व्हाट, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 इज 5.6 लीटर, है ना बच्चों। अब उसी तरह से बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए। फॉर नाइट्रोजन
फॉर नाइट्रोजन, तो फिर से वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 बाय एन फैक्टर, इतना लीटर हो जाएगा। और अब एन फैक्टर निकालें इसका, तो जनरली नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का जनरली ये लॉस कर देते हैं, सॉरी गेन कर देते हैं। तो N2 अगर लेते हैं तो N2 के द्वारा बन जाएगा N-3, क्योंकि एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो 2 नाइट्रोजन के द्वारा कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अब एक मॉलिक्यूल के द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एन फैक्टर जो O2 का, सॉरी N2 का है, वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं 22.4 बाय एन फैक्टर लीटर। सॉरी, एन फैक्टर जहाँ पे क्या होगा, तो मैं लिख चुका हूँ, एन फैक्टर जहाँ पे लिख देता हूँ 6। अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो ये 6 3 जा 18, तो 3.67 हो जाएगा, 73, इतना लीटर। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम मैंने निकाला किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन गैस का और नाइट्रोजन गैस का। इस तीनों का तो हम लोगों ने देख लिया कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या क्या किस तरह से निकाला जाता है। जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी मैंने उसको भी डिस्कस किया। बस इसमें एक बात याद रखने वाली है, एन फैक्टर। एन फैक्टर के लिए हमेशा याद रखो, एक मॉलिक्यूल जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा वही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए इसको याद रखो कि एन फैक्टर H2 के लिए 2 होता है, एन फैक्टर O2 के लिए 4 होता है और एन फैक्टर N2 के लिए 6 होता है। अब इसी में कोई अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सर एन फैक्टर CO2 के लिए क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा चूंकि ये रिएक्शन बेस्ड चीजें हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसमें ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि भाई वह किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ तो H2O2 और N2 था, तो हम लोगों ने उसे डायरेक्ट H+O-2 और N-3 में कन्वर्ट करके चेक कर लिया। लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी गैस का, ध्यान रखेंगे, इसके अलावा अगर किसी भी गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा तो आपको रिएक्शन के हिसाब से एन फैक्टर निकालना होगा, और उसे हम लोग सीखते हैं रिडॉक्स में। तो रिडॉक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो मैं सिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखो। तो अभी के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का आप लोगों ने इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना सीख लिया। और इसके अलावा किसी भी गैस का आपको अगर इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है तो आपको रिडॉक्स में पढ़ाया जाएगा एन फैक्टर निकालने के लिए। क्योंकि जब तक आप किसी भी रिएक्शंस के हिसाब से एन फैक्टर निकालना नहीं सीखते तब तक आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम नहीं निकालते। अगर आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालने के लिए एन फैक्टर पता चल जाता है फिर तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं बच जाता है, बिकॉज ऑल थिंग इज एन फैक्टर। ठीक है, तो आई थिंक इक्विवेलेंट वॉल्यूम समझ में आया होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझ में आया होगा, इसके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आया होगा। जो कन्फ्यूज़न होता है बेसिकली बच्चों को, तो कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, कोई भी बुक में या कहीं भी इसकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली अच्छे से नहीं दी गई है। तो इन जनरल इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दिया जाता है, नहीं मिलता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इसके बेटर आंसर के लिए, यानी कि इसका बेटर क्वेश्चन आंसर जो मिलता है, जैसे डिफरेंट गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालें, तो आप उस गैस का आपको एन फैक्टर जानना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रिडॉक्स का इंतजार करना पड़ेगा। तो शुरुआत के लिए इतना ही रखते हैं। रिडॉक्स की जब बातें आएंगी तो फिर से इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज जो बताया उसको फिर से ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, उसको मैं एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करूँगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।